हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम क्लास 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है गतिमान, आवेश और चुंबकीय गुण या चुंबकीयता, मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसी के अंदर हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा है, फर्स्ट टॉपिक जो हमने रीड किया है वो है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसकी परिभाषा और उसके बारे में हमने जाना था कि जब कोई आवेश गति करता है, स्थिर गति या त्वरित गति, दोनों प्रकार की जब गतियाँ होती हैं तो उन गति के कारण उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे उत्पन्न होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र जो है उस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार उस पर बल कार्य करता है, इसके बारे में सबसे पहले जो अभिधारणा दी थी, वो दी थी ऑस्ट्रेड, एक साइंटिस्ट जो था डेनमार्क का, उसने उस डेनमार्क के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी आवेशित कण के कारण, या एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चेंजेस करेंगे उस चेंजेस के कारण भी उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, या तीसरा किसी बार मैग्नेट को रखने पर उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी गणितीय रूप इसका ऑस्ट्रेट के द्वारा नहीं दिया गया, उसके द्वारा केवल अभिकल्पना, उसकी अभिधारणा दी गई। इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी सबसे पहले किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर कितना बल लगेगा, उसका गणितीय रूप प्रदान किया हमको, जो हमने सेकेंड टॉपिक पढ़ा था, लॉरेंज फोर्स। ओके, लॉरेंज फोर्स क्या होता है? लॉरेंज फोर्स के हमने बारे में पढ़ा था कि लॉरेंज नाम के एक साइंटिस्ट ने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों जब उपस्थित हों और उसमें कोई आवेशित कण रख दिया जाए, स्थापित कर दिया जाए, तो उस आवेशित कण के ऊपर एक बल कार्य करता है। उस बल का गणितीय रूप क्या होगा या किसके वो इक्वलेंट होगा, उसका न्यूमेरिकल रूप उन्होंने प्रदान किया। लॉरेंज के अनुसार किसी आवेशित कण को जो कि v गति से गति कर रहा है, उसको चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अगर उसमें रखा जाए तो वहाँ पे उस पर बल कार्य करेगा, वो बल इक्वलेंट होगा। उसका हमने एक फॉर्मूला निकाला था, एफ नेट। नेट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कुल लगने वाला बल, टोटल फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है वो इक्वलेंट हो जाएगा एफ ई प्लस एफ एम के। एफ ई जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, विद्युत क्षेत्र की वजह से, और दूसरा एफ एम फोर्स अप्लाइड हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये दोनों का जो योग होगा वो एफ नेट के इक्वलेंट होगा, या जो लॉरेंज फोर्स है उसके इक्वलेंट होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, एफ इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट के अंदर ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी, ये फार्मूला हमने निकाला था। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट भी किया था। इसके अलावा एक फार्मूला अपने डिराइव किया था यहाँ पे, B प्रोपोर्शनल टू H, या इसको अपन ने लिखा था B इज इक्वल टू न्यू ज़ीरो H। यहाँ पे B क्या है, H क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। B जो है किसी चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व होता है वो होता है, और जो H है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र की जो समता होती है या स्थायित्व जो होता है उसका जो वो होता है, उसको हम यहाँ से एच से डिनोट करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था बी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, बी को हम कैसे टेस्ला से दिखाते हैं, और 1 टेस्ला या टेस्ला की यूनिट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू, टेस्ला को हमने लिखा था न्यूटन डॉट सेकेंड अपॉन कूलम पर मीटर। ठीक है, ये होता है टेस्ला। और हमने एक फार्मूला भी कैलकुलेट किया था कि फोर्स के अंदर जब क्यू वी बी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जो हम बात कर रहे हैं, एफ
m इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा जो है, इसके अंदर सबकी जो वैल्यू है वो अगर 1 यूनिट ले ली जाए, 1 यूनिट अगर इन सबकी वैल्यू ले ली जाए, तो यहाँ पे f की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड होगा जब उसमें इकाई आवेश, इकाई उसका वेग, और जो b की वैल्यू है चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है, तीव्रता जो होती है, वो इकाई ले ली जाए, तो यहाँ पे दोनों के ऊपर जो ये फोर्स जो अप्लाइड होगा वो 1 न्यूटन के इक्वलेंट होगा। इसी के साथ हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट नियम क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये नियम क्यों दिया गया है, क्या उपयोगिता है इसकी, वो समझते हैं। इसमें एक चीज़ नोट करें, सबसे पहले हमने अभी तक जो पढ़ा है करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों आपस में रिलेटिव होते हैं। जैसे कि आवेश अगर गति करेगा तो उसके चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैसे ही बायो सावर्ट जो है, ये एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यानी आई और कैपिटल बी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन को स्टैब्लिश किया जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है वो एक बार देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड whenever there is charge moving or an electric current passing. The Biot-Savart law allows us to establish a relationship between electric current and magnetism. जो मैग्नेटिज्म चुंबकत्व और जो इलेक्ट्रिक करंट है, धारा जो है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, उसके इस्टेब्लिश करने के लिए जो बायो-सावर्ट ने एक नियम दिया, एक इक्वेशन दी, जिससे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो रूल है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम जो यूनिट को लेके चल रहे हैं, जिस बेसिक कंसेप्ट के साथ ये टॉपिक आगे बढ़ रहा है, उसी कंसेप्ट का ही एक रिलेशन जो है यहाँ पे इसमें स्टैब्लिश कर रखा है। हमने स्टार्ट किया था आवेशित कण की गति के साथ, और उसी के बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और फिर उस क्षेत्र में लगने वाला बल, ये तीनों हमने कैलकुलेट किए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग बायो सावर्ट का नियम भी उसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस नियम के अनुसार है क्या, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट DL। जो करंट एलिमेंट हम लेंगे यहाँ पे, टोटल लेंथ अगर L है, कैपिटल L, उसमें से एक करंट एलिमेंट छोटा सा जो है अल्पांश, हम जो लेंथ लेंगे वो DL है। करंट I जो उसमें धारा है उसके, और flowing through the wire and inversely proportional to the square of the distance, जो उस पॉइंट और उस वायर के बीच में जो दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज़ को नोट करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ये करंट कैरिंग वायर है, ओके, एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर एक आवेश या करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक लेंथ ले रखी है, लेंथ एलिमेंट जो है या करंट एलिमेंट जो है DL। इस DL से कोई R डिस्टेंस पे एक पॉइंट अवेलेबल है P। ठीक है, पॉइंट कौन सा अवेलेबल है यहाँ पे, जो हम दे रखे हैं यहाँ पे पॉइंट अवेलेबल है P, और इस P और इस DL या करंट कैरिंग वायर के बीच में जो दूरी है वो है R, स्मॉल r। दूसरा, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, जो कोण दे रखा है वो दे रखा है थीटा, एंगल दे रखा है थीटा, यानी कि एक करंट कैरिंग वायर है जिससे R दूरी पर एक पॉइंट P अवेलेबल है, और उन दोनों के बीच में जो कोण है वो थीटा है। ये तीनों हम, ये सारा जो कंडीशन हमको यहाँ पे दे रखा है, इसी कंडीशन को फुलफिल करके जो है इस रूल को
यहाँ पे डेराइव किया हुआ है। जैसे ये डायग्राम दे भी रखा है, इसको देखेंगे अपन। ये करंट कैरिंग वायर है, पी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है उसको डिनोट कर लेते हैं। ये दूरी जो है स्मॉल आर है, ये थीटा एंगल है, ये सारा दे रखा है, ठीक है। इसके ऊपर जो फॉर्मूले दे रखे हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो थ्योरम है वो क्या कह रही, थ्योरम जो हमको कह रही है यहाँ पे, जो थ्योरम कह रही है, पहला जो है इसमें कंपोनेंट, फर्स्ट जो कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई, करंट के समानुपाती। मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू डी एल, करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ओके। ये सारे इक्वेशन लेने के बाद जो यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो रहे हैं, जो हम ये लिखेंगे डी बी इज प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट और साइन थीटा, ओके, अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मेशन आएगा इसके अंदर इस इक्वेशन के बाद, ठीक है। यानी डी बी समानुपाती इन तीनों के और व्युत्क्रमानुपाती इसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। यही फॉर्मूला लेके इसने इसको सॉर्ट आउट, इसका रिलेशन जो है वो सिद्ध किया। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, इसको यहाँ पे इसने डेराइव किया, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन न्यू ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी, जो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो वहाँ पे लग जाएगा न्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, ये लग जाएगा प्रोपोर्शनल साइन के हटने के बाद, तो ये लग जाएगा इसकी जगह। और लास्ट फॉर्मूला जो आएगा अपने पास वो आ जाएगा ये वाला, ओके। डी बी इक्वल टू न्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, ऊपर हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा और डिवाइड में आ जाएगा आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको देखा जाए, एक चीज नोट करना, डी बी इज इक्वल टू, या प्रोपोर्शनल लेके चल लेते हैं अपन, आई, अब डी एल साइन थीटा किसके साथ बनेगा, इसका एंगल यहाँ पे आई के साथ नहीं बनेगा, इसका जो एंगल बनेगा वो बनेगा जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट किसका आएगा, डी एल क्रॉस स्मॉल आर। अगर डायग्राम को अच्छे से देखें, ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं। यहाँ से जो डायग्राम दे रखा है उसमें ये आर है, तो आर का सदिश इस डायरेक्शन में लेंगे तो वो साइन थीटा आएगा। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, डी एल क्रॉस आर, यानी कि जो फॉर्मूला अपने पास बनेगा वो बनेगा डी एल आर साइन थीटा, ओके। ये आर कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन, या इसके जो साइन का कंपोनेंट जो गेटअप जो ले रहे हैं उसका, तो ये इसके साथ में इसका रिलेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो लास्ट फॉर्मूला आएगा अपने पास, ये बायो-सावर्ट का जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये डेरिवेशन जो है सिंपल सा है, ये एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है। इसी के लिए जो दे रखा है यहाँ पे हम देखेंगे, बायो-सावर्ट ने जो मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी शो की, यहाँ पे आप चीज़ नोट करना, जो इसमें एंगल जो क्रिएट हो रहा है, एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, एंगल जो क्रिएट होगा वो आर तथा डी आई, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है। जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो इन दोनों के बीच में हो रहा है, और उसका कंपोनेंट भी साइन थीटा के साथ ही आएगा। तो ये बायो-सावर्ट का एक नियम था जो हमको पढ़ना है। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो जो है इसकी एप्लीकेशन और आगे जितने भी रूल्स हैं वो सारे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अभी तक जो है 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, लॉरेंज फोर्स, और थर्ड जो है ये वाला अभी जो हमने पढ़ा बायो-सावर्ट लॉ। ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
इस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि ये बेसिक है कंसेप्ट, इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक इसी से रिलेट करते हैं। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे तो ही आगे वाले चैप्टर या यूनिट जितने भी पोर्शन है वो अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू।